स्टूडेंट गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर पढ़ा था। कैपेसिटर होता क्या है, इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर की वर्किंग क्या होती है, कैपेसिटर के टाइप क्या होते हैं, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल दें तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ा था ये सब। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नया टॉपिक डाइलेक्ट्रिक। तो आपको मैं बता दूं, डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया जाता है कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है, देखो लिखा है बोर्ड पे, अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, जिसके अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता। आपको पता है चार्ज का मतलब किससे है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो कंडक्टर है, ऑब्वियसली कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो होता है, करंट बनता है। बट ये जो मटेरियल है इसमें चार्जेस का फ्लो नहीं होता, नहीं, यानी ये इंसुलेटर जैसा होता है, डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अंदर जो एक दूसरे के फोर्स लगाएंगे वो तो लगाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में लगाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा बिल्कुल। चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ। तो मैंने क्या कहा, यहाँ चार्जेस फ्लो नहीं होते तो उसका मतलब रेस्ट में है, तो रेस्ट में होंगे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, कौन सा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही तो लिखा है, देखो, अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, जिसमें चार्जेस का फ्लो अलाउ नहीं है, यानी चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते थ्रू इट, इसके अंदर, बट अलाउ देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियसली जब चार्जेस रेस्ट में है तो लगाएंगे। इट बिहेव एज इंसुलेटर, मैंने पहले ही बताया था ये इंसुलेटर होता है क्योंकि यहाँ चार्जेस का फ्लो नहीं होता डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। लेकिन which can be polarized, this is important, which can be polarized, लेकिन हम इसको पोलराइज कर सकते हैं। हम इसको पोलराइज का मतलब इसमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी, थोड़ी बहुत क्रिएट कर सकते हैं, ला सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे लाएंगे। इसी को कैसे, बाय द चार्जेस का तो मूवमेंट होता नहीं है, मूवमेंट होता तो वो तो कंडक्टर हो जाता, बाय द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। अब वो कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वो बाद में बताऊंगा, बाय द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। किस तरह के मटेरियल ऐसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, किस तरह के मटेरियल, ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वुड, रबर एक्सेट्रा। फिर क्या बताया गया, डाइलेक्ट्रिक और अगर कंडक्टर को कंपेयर करें तो डाइलेक्ट्रिक हैव स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एज कंपेयर टू कंडक्टर। ऑब्वियसली जब डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर के बराबर चार्ज कैरियर हो जाएगा तो फिर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर कहाँ रहा, फिर तो वो प्योर कंडक्टर बन गया। तो डाइलेक्ट्रिक के पास जो चार्ज कैरियर होते हैं जिनके फ्लो से करंट बनता है वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू कंडक्टर। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखना, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्जेस, जितने पॉजिटिव, आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यानी बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑब्वियसली। तो क्या बताया गया, एक ऐसा मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं सबका सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्या, नेगेटिव चार्ज में जैसे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज में तो प्रोटॉन हो गया, राइट, और सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सारे प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास और सारे किसका, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास अगर एक ही जगह कोइंसाइड कर रहा है, एक ही जगह सारे प्लस इकट्ठा है, एक ही जगह सारे माइनस इकट्ठा है, एक ही जगह सारे प्रोटॉन इकट्ठा है, एक ही जगह सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है, तो हम उसे कहेंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर, जब फर्क होगा दोनों में, प्लस अलग माइनस अलग, तब पोलैरिटी डेवलप होती है, तब डायपोल मूवमेंट बनता है। लेकिन जब सारे पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और सारे नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह कोइंसाइड करेगा तो उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, राइट। एग्जांपल जैसे H2 N2 O2 CO2, कभी आपने इसमें देखा होगा कटायन आनायन बनते हुए, कभी नहीं देखा होगा क्योंकि वो स्प्लिट हो ही नहीं सकते। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जो डज नॉट कोइंसाइड, जो एक जगह कोइंसाइड नहीं करें, थोड़ा सा फर्क हो, प्लस अलग जगह हो, माइनस अलग जगह हो, थोड़ा सा स्प्लिट हो जाए, तो उसको कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। जैसे HCl, NH3, CO, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, इनमें देखा होगा कटायन आनायन बन सकते हैं। तो जहां कटायन आनायन बनने का मतलब ही होता है ना कि प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया, यानी स्प्लिट हो गए, चार्जेस अलग अलग जगह चले गए, प्लस अलग माइनस अलग, यानी उनमें पोलराइजेशन हो गया और वो पोलर हो गए। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, नॉन पोलर और पोलर। जहां नॉन पोलर किसे कहते हैं,
जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं अगर सबका सेंटर ऑफ मास और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं अगर उनका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह इकट्ठा हो, एक ही जगह कोइंसाइड करे तो उसे नॉन पोलर कहेंगे, और अलग अलग जगह हो, फर्क हो उनके सेंटर ऑफ मास में तो पोलर कहेंगे। यहां से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो टॉपिक है वो ध्यान से देखिएगा, टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैंने अभी आपको क्या कहा, नॉन पोलर में सारे पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास यानी सारे प्रोटॉन और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा फर्क करना चाहता हूं, थोड़ा सा उनको पोलराइज करना चाहता हूं, तो वो हम कर सकते हैं। तो अगर किसी भी नॉन पोलर को, नॉन पोलर समझ में आया, नॉन पोलर समझ में आया जहां पे सारे प्लस और माइनस एक जगह है, उनको थोड़ा सा हम प्लस को खिसकाना चाहें, माइनस को अलग दूर करना चाहें, यानी इनको पोलराइज करना चाहें, तो पोलराइजेशन कैसे होता है जरा सीखिए। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट होना, राइट। मतलब कि नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट होना मतलब पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास जो एक जगह है उसको थोड़ा सा फर्क करना। कैसे होता है जरा सुनो, क्या कहा गया, सुनना। व्हेन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर बोल रहा हूं मतलब इस तरह का, प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे पोलराइजेशन होता है, कैसे नॉन पोलर पोलर में बदलते हैं, जरा सुनिएगा। जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरली ई नॉट मानते हैं, बाहर वैक्यूम होता है। देन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स, तो जाहिर सी बात है, सोचो, थोड़ा ब्रेन लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ। जब आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को लेकर आओगे तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब सबस्टेंस, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और लेकर कहाँ रख रहे हो, बाहरी फील्ड में। तो कोई भी चार्ज बाहरी फील्ड में आएगा तो क्या फील करेगा, फोर्स करेगा ना, फोर्स फील करेगा। तो जैसे ही हम उसको बाहरी फील्ड में लाकर रखेंगे, किसको, नॉन पोलर को, तब वो बाहरी, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, बाहरी फील्ड के कारण बाहरी फोर्स फील करेगा, बाइस, है ना। कि कौन फील करेगा, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल नेगेटिव चार्ज। तो उससे क्या होगा, आप जानते हो कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है और किसी फील्ड में चला जाए तो वो फील्ड की तरफ ही फोर्स फील करेगा। जैसे देखना, अभी ये क्या है, नॉन पोलर है, आपने बाहरी फील्ड में रख दिया ई नॉट में, तो क्या होगा, ये जो प्लस वाला है ये भी फोर्स फील करेगा और माइनस वाला भी फील करेगा। क्यों फील करेगा, बाहरी फील्ड के कारण। और आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस उधर ही फोर्स फील करता है जिधर फील्ड है, तो ये प्लस वाला चार्ज देखो फील्ड की तरफ खिसक गया, चला गया फील्ड की तरफ, जाओ। और जो माइनस वाला चार्ज है वो फील्ड इधर जा रही है तो इधर फोर्स फील करेगा, तो माइनस वाला इधर खिसक गया। देखो आप खुद ही देखो, माइनस इधर आ गया, अब प्लस उधर चला गया, देखो गैप आ गया ना, पहले गैप नहीं था ना, अब गैप आ गया। पहले नॉन पोलर था, अब पोलर बन गया, और इस नॉन पोलर को पोलर फॉर्म में जो कन्वर्ट किया, यही तो है पोलराइजेशन। इसी को तो कहते हैं बेटा पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, यस। तो जरा बताओ पोलराइजेशन क्या बोला है, फिर से बताओ। पोलराइजेशन में हम नॉन पोलर स्टेट से पोलर स्टेट में बदलते हैं, अपने आप नहीं बदलते, किसी बाहरी फील्ड में रख देते हैं। बाहरी फील्ड को क्या बोला हमने, ई नॉट। तो बाहरी फील्ड में लाओगे, नॉन पोलर का मतलब अभी सारे प्लस माइनस एक जगह हैं, तो प्लस माइनस हैं, चार्जेस हैं, तो चार्जेस तो आप पहले चैप्टर से पढ़ रहे हो, कोई भी चार्जेस बाहरी फील्ड में आ जाए तो फोर्स फील करेगा। तो जैसे ही आप इसको लेकर आओगे तो ये भी फोर्स फील करेगा और ये भी फोर्स फील करेगा, लेकिन प्लस किधर फोर्स फील करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। माइनस किधर फील करेगा, माइनस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्लस थोड़ा उधर खिसक जाएगा, माइनस इधर खिसक जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये नॉन पोलर से पोलर फॉर्म में आ जाएगा, और इसको कहेंगे पोलराइजेशन हो गया। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो जब ये नॉन पोलर से पोलर बन गया, प्लस माइनस खिसक गया, तो अंदर भी फील्ड बन गई। फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस। तो देखो एक फील्ड अंदर भी तैयार हो गई, प्लस से माइनस हो गई ना, इधर प्लस से माइनस। ये फील्ड किसकी है, डाइलेक्ट्रिक की। ये फील्ड किसकी थी, बाहरी फील्ड। तो जैसे ही कोई भी नॉन पोलर जब पोलर में आ जाता है तो वो अपनी भी फील्ड बना लेता है। ये तो है पोलराइजेशन। कोई आपसे पूछे कि भाई पोलराइजेशन क्या है समझाओ, तो बोलोगे साहब पोलराइजेशन वो फिनोमेना है जिसमें नॉन पोलर फॉर्म से कोई भी डाइलेक्ट्रिक पोलर फॉर्म में बदल जाता है। अपने आप नहीं बदलता, अपने आप नहीं बदलता, बाहरी फील्ड अप्लाई करते हैं तब बदलता है। तो दोनों चार्जेस फोर्स फील करते हैं और जो एक जगह बैठे थे थोड़ा खिसक जाते हैं और वो पोलर फॉर्म में आ जाते हैं। और जब खिसक जाएंगे तो प्लस से माइनस, अंदर भी एक फील्ड बनेगी प्लस टू माइनस। वो फील्ड किसकी होगी, डाइलेक्ट्रिक की होगी। तो इस डायग्राम में दो फील्ड दिख रहा है, एक ई नॉट और एक ई। ई नॉट किसकी फील्ड है, बनाने वाले की, बाहर वाले की। ई किसकी है, डाइलेक्ट्रिक की, अपनी फील्ड। तो अब मुझे एक बात बताइएगा
लिखा है मैंने, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बन जाता है, प्रोड्यूसेस। कैसे? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सारा पॉजिटिव और सारा नेगेटिव, तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे चार्जेस, एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस कॉल्ड पोलराइजेशन। अंदर एक फील्ड तैयार हो जाएगी, उसे कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया, एंड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई से कहा। सब तो लिखा है, देखो ना, जो ई है वो डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो तैयार होके जो नॉन पोलर से जब पोलर बना तो इसकी अपनी फील्ड है, और ई नॉट तो बाहर की फील्ड है। अब मुझे एक बात बताना, अभी ये नॉन पोलर फॉर्म में था, अब ये पोलर फॉर्म में आ गया। ये कौन सा फॉर्म आ गया बताना? अभी आ गया पोलर फॉर्म में, राइट। अब मुझे बताओ, जब ये नॉन पोलर से पोलर आ गया, जब ये नॉन पोलर से पोलर आ गया, जब इसने अपनी फील्ड बना दी, तो वो फील्ड ई नॉट के कंपैरिजन में अपोजिट है। तो कभी भी कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जब पोलर बन जाएगा, तो वो जो अपनी फील्ड तैयार करेगा, वो जो भी बाहरी फील्ड आपने अप्लाई किया था उसके अपोजिट, देखो अपोजिट है या नहीं। तो अब जब नॉन पोलर पोलर बन जाएगा, जब नॉन पोलर पोलराइज हो जाएगा ड्यू टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, तो वो जो फील्ड बनाएगा कौन? डाइलेक्ट्रिक, वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट बनाएगा। तो अब यहां पे जो ओवरऑल अब जो नेट फील्ड होगी, अब ओवरऑल नेट फील्ड वो क्या हो जाएगी? ई नॉट माइनस ई, क्योंकि अपोजिट हो गया ना। तो कोई भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जब पोलर बन जाता है, तो जो नेट फील्ड वहां पे क्रिएट होती है, नेट कितनी होगी? पहले से ये था, अभी इसके अपोजिट आया, तो नेट फील्ड ई नॉट माइनस ई। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी कोई भी पोलराइजेशन होता है तो नेट फील्ड पहले से कम हो गई। पहले से कम नहीं हुई, जब पोलराइजेशन नहीं हुआ था तो ई नॉट था, अब पोलराइजेशन होने के बाद वहां पे नेट फील्ड ई नॉट माइनस ई हो गया। तो देखो ये ज्यादा था, अब ये कम हो गया ना, माइनस हो गया ना। तो ये अक्सर पेपर में आया है कि एक बात बताइए, जब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, जब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ पोलराइजेशन हो जाता है, तो आप हमें ये समझाइए कि जब वो पोलराइज्ड हो जाएगा, जब उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, तो वहां पे नेट फील्ड जो क्रिएट होगी वो पहले से ज्यादा होगी या पहले से कम होगी? बोलोगे सर पहले से कम होगी। क्यों? क्योंकि सर जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अपनी फील्ड जो बनाया ना ई, वो अप्लाइड के अपोजिट, जो पहले बाहर की फील्ड थी, अकेली फील्ड थी, उसके अपोजिट। यानी बोलोगे सर पोलराइजेशन होने के बाद जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर जब पोलर बन गया, तो उसने जो अपनी फील्ड बनाई वो इसके अपोजिट, यानी ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो जाती है। सो आफ्टर पोलराइजेशन लिखा है मैंने, एंड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तो आफ्टर पोलराइजेशन वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। याद रखना इस पॉइंट को बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पहले क्या पढ़ाया? डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, फिर दो तरह के मॉलिक्यूल, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल। फिर क्या बताया? नॉन पोलर को पोलर में बदलना है, थोड़ा बहुत पोलराइज करना है तो डाइलेक्ट्रिक है, तो ये सब डाइलेक्ट्रिक है, चाहे नॉन पोलर हो चाहे है तो डाइलेक्ट्रिक। बहुत ज्यादा तो कंडक्टिविटी हो नहीं सकती, थोड़ा बहुत पोलराइज कैसे कर सकते हैं? नॉन पोलर को पोलर फॉर्म में थोड़ा कैसे बदल सकते हैं? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड। और इस फिनोमेना को जब नॉन पोलर पोलर बन जाएगा, कैसे? चार्जेस डिस्प्लेस होंगे, फ्लो तो होता नहीं, डिस्प्लेस होंगे, प्लस वाला फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस वाला फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अंदर प्लस से माइनस एक और फील्ड हो जाएगी, जब गैप बनेगा तो इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। और जो डाइलेक्ट्रिक अपनी फील्ड बनाएगा वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट बनाएगा। तो यहाँ पे अब जो ओवरऑल नेट फील्ड होगी, अब पोलराइज होने के बाद अपोजिट होगी, तो इसका मतलब ओवरऑल पोलराइज होने के बाद नेट फील्ड पहले से कम हो जाती है, ठीक है। अब इतना पढ़ाने के बाद एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सुनिएगा, अब आपसे कोई पूछता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, समझाओ, ठीक है। ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड जो लिखा है नोट्स, मैं सिर्फ बोर्ड का ही पिक भेजूंगा, आपको बोर्ड से ही लिख के लिखना है, देख के लिखना है, ठीक है सारा। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई एक बात बताइए, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चे। डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई पूछे तो आप सुनना, जवाब देना। कहा ये गया, अभी आपको मैंने क्या बताया कि अभी आपके पास ये कैसा डाइलेक्ट्रिक है, पोलर है या नॉन पोलर है? ध्यान से देखो, अभी ये पोलर है या नॉन पोलर? अभी नॉन पोलर है। अब हमने बाहरी फील्ड अप्लाई की, राइट, अभी मैंने समझाया ना। तो मैंने क्या लिखा, जब हम बाहरी फील्ड अप्लाई करते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग,
वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्या होता है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के साथ अटैच्ड होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो फिर डिटैच होने लगते हैं। डिटैच का मतलब अलग होने लगते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर वो तो कंडक्टिविटी को तेजी से बढ़ाएंगे। जब फ्री ही हो जाएंगे तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या, तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा। यानी वो डाइलेक्ट्रिक विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ कंडक्टर। और जब एक डाइलेक्ट्रिक होता तो इंसुलेटर है, थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी दिखाई चलता है, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी धीरे धीरे एक्वायर करने लगता है, कंडक्टर बनने लगता है, तो हम कहते हैं भैया डाइलेक्ट्रिक में ब्रेक डाउन आ गया, यानी उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक होने लगी। तो डाइलेक्ट्रिक का क्या ब्रेक डाउन है, समझ में आया? कोई भी आपसे पूछे कि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन क्या है, समझाओ, तो क्या बोलोगे? जब हम किसी भी नॉन पोलर को पोलराइज करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर रहे थे, जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई करेंगे उतना ये भी फोर्स इधर फील करेगा, ये फोर्स इधर फील करेगा, अभी मैंने समझाया दोनों फोर्स फील करेगा, प्लस फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दोगे तो ये फोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करेंगे कि ये जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एटम से जो जुड़े हुए थे वो अलग होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होने लगेंगे, और फ्री होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी कंडक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी, वो मूव करने लगेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, तो मूव मतलब मोशन शुरू हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, हल्का सा शिफ्टिंग होता है, लेकिन वो इनका बॉन्ड बना होता है, बॉन्ड नहीं टूटता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दोगे, बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी साहब। तो वो डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर के रूप में था, थोड़ा बहुत कंडक्टर बनता था, अब तो बहुत अच्छा कंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को छोड़कर कंडक्टर में आने लगेगा, तो हम कहेंगे भैया डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो गया, मतलब उसकी इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई, अब वो कंडक्टर बनने लगा। ध्यान रखना। तो ब्रेक डाउन का मतलब समझ में आया? ब्रेक डाउन का मतलब नोट्स में भी है, लिख लेना, मैं समझा रहा हूं। जब व्हेन वी अप्लाई वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी 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 बोल रहा हूं, व्हेन वी अप्लाई वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, देन व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है, ये जो चार्जेस हैं अभी जो नॉन पोलर फॉर्म में है, जो एक ही जगह बैठे हैं, सारे प्लस और सारे माइनस, वो फोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और जब फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, फ्री हो जाएंगे, चार्जेस चलने शुरू हो जाएंगे, चलो चलो मूव करो, कंडक्ट करो। तो वो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी छोड़कर कंडक्टर बनने जाएगा, वो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन का मतलब, नाउ डाइलेक्ट्रिक इज नॉट बिहेविंग एज ए इंसुलेटर, इट इज बिहेविंग एज अ परफेक्ट कंडक्टर। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन। तो क्या कहा गया, सुनो, तो जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम, देखो जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये इतना ही फोर्स फील कर सके कि इनमें डिस्प्लेसमेंट हो, इनका बॉन्ड ना टूटे, मतलब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को छोड़े ना, फ्री ना हो पाए, एक दूसरे से बंधे रहे, डिस्प्लेस हो जाए, थोड़ी बहुत फील्ड बना दें, बट एकदम फ्री ना हो जाए, मतलब इनमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ना आ जाए, तो उसको कहेंगे कि उतनी फील्ड को हम इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, अप्लाइड फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, जहां तक इनमें पोलराइजेशन हो बट फ्री ना हो जाए चार्जेस, मतलब कंडक्टर ना बन पाए। मान लो मैंने कहा कि मैं 5 न्यूटन पर कूलम तक ये अप्लाई कर रहा हूं, तब तक ये बंधे हैं, दूर से हुए हैं, फील्ड तो बनाई नहीं उन्होंने, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी तो लाई बट फ्री नहीं हुए हैं। ये 5 से जैसे हम 6 कर रहे हैं तो ये फ्री हो गया, फिर ये मूव करने लगे, आना जाना शुरू कर दिया, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, यानी वो जो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी में था वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी में आ गया। ठीक है, तो कहां तक नहीं आ पाया, किस वैल्यू तक ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, किस वैल्यू तक मेरे एग्जांपल में ये बंधे रहे, थोड़ा बहुत फील्ड बना बट टूटे नहीं। तो जिस मैक्सिमम वैल्यू तक ये कहानी चलती है, जिस मैक्सिमम वैल्यू के बाद ये फिर टूट जाते हैं, ये कंडक्टर बनने लगते हैं, उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम, बस मैक्सिमम। इससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ब्रेक डाउन आ जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब वही जो मैंने समझाया कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को छोड़कर कंडक्टिंग में चला जाएगा, उस उतने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी इसकी अपनी ताकत जितना सह सकता है कि वो उसमें ब्रेक डाउन भी ना हो और वो आराम से थोड़ी बहुत फील्ड बना दे बट ब्रेक डाउन ना हो, तो उसको कहेंगे
इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कि कितना वो इस फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को सह सकता है बिना ब्रेक डाउन हुए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम अप्लाइड फील्ड सो दैट द ब्रेकडाउन शुड नॉट टेक प्लेस। ब्रेकडाउन समझ में आ गया? ब्रेकडाउन का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो बॉन्ड टूट जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं, और ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी जो दिखाते हैं, थोड़ा वो जो शिफ्ट होते थे वो टूट के मोशन इनका शुरू हो जाता है, ये कंडक्टर बनने लगते हैं, तो ब्रेकडाउन हो गया। और मैक्सिमम फील्ड हम अप्लाई जितना कर सकें ताकि ब्रेकडाउन ना हो, जितना मैक्सिमम फील्ड तक ब्रेकडाउन ना हो। मान लो थोड़ा सा भी मैक्सिमम के बाद 5 न्यूटन पर कूलम के बाद थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन हो गया, यानी टूट गया, फ्लो शुरू हो गया, तो आप बोलोगे ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 5 ही तक थी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया, ये सब टॉपिक हो गए, राइट। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा टॉपिक आज डाइलेक्ट्रिक पे है, डाइलेक्ट्रिक पे है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से देखना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से देखना। अब डाइलेक्ट्रिक में बच्चे एक बात बताओ, तो जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है तो वो अपनी भी क्या बना देता है? फील्ड बना देता है ना, मैंने पढ़ा है ना, वो अपनी भी क्या बना देता है? फील्ड बना देता है, थोड़ी अपनी इंटेंसिटी बना देता है अप्लाइड फील्ड के अपोजिट, ठीक है, याद रखना। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से बताना कि सुनना ध्यान से, मान लो एक पॉइंट है, एक डाइलेक्ट्रिक है, वो पोलराइज, इधर ई नॉट है, ये पोलराइज हो गया, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, जो अप्लाइड फील्ड उधर ही प्लस शिफ्ट होगा और माइनस अप्लाइड फील्ड के अपोजिट, तो अंदर भी एक फील्ड बन गई। कौन सी फील्ड बन गई? डाइलेक्ट्रिक, अभी मैंने पढ़ाया। तो कहा जाता है हर डाइलेक्ट्रिक का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान रखना। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं? K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसे हम K को एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, जो मैंने पढ़ाया था। रिलेटिव इसी को कहते हैं परमिटिविटी, ध्यान रखना। तो क्या कहा गया? हर डाइलेक्ट्रिक का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कब, किस स्टेट में? अभी पोलर है या नॉन पोलर? पोलराइज होने के बाद। तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला जिसे हम के भी कहते हैं और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ध्यान रखना, वो होता है ई नॉट बाई ई। प्लीज याद रखना, ई नॉट बाई ई। क्या होता है बेटा? ई नॉट बाई ई। मतलब अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक जब पोलराइज हो जाती है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाती है तो उसकी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब पोलराइज होने के बाद नॉन पोलर फॉर्म में आ गया तो अपनी फील्ड तैयार कर लेता है, यानी पोलराइज हो जाता है बेटा, नॉन पोलर से पोलर फॉर्म में आ जाता है। तो वहां पे क्या होता है? तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे हो जाता है ये कि हर डाइलेक्ट्रिक की अपनी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तैयार हो जाती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? निकालना है, इसको के से भी इंडिकेट करते हैं या एप्सिलॉन आर से भी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं कैसे हैं? ई नॉट बाई ई। ई नॉट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया था उसकी इंटेंसिटी, और ई का मतलब क्या? डाइलेक्ट्रिक जो पोलराइज हुआ उसकी इंटेंसिटी, याद रखना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के भी कहते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, दोनों। हर डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। कैसे निकालते हैं? ई नॉट बाई ई। ई नॉट का मतलब हुआ इंटेंसिटी। कौन सी इंटेंसिटी? जो बाहर की इंटेंसिटी है जो हमने अप्लाई किया था इसको पोलराइज करने के लिए, और अपॉन ई। ई का मतलब किसकी? डाइलेक्ट्रिक की। तो इसके रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जितना भी आज जो मैंने कराया सारा का सारा टॉपिक डाइलेक्ट्रिक पे था। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर। थोड़ा बहुत उसको पोलराइज करके कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ला सकते हैं। पोलराइज होने के बाद वो डाइलेक्ट्रिक पोलर फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म से? नॉन पोलर से पोलर फॉर्म में। पोलराइज कैसे होता है? बाहरी फील्ड अप्लाई करने के बाद। और जो डाइलेक्ट्रिक अपनी फील्ड तैयार करेगा वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट, क्योंकि प्लस इधर शिफ्ट करेगा, माइनस इधर शिफ्ट करेगा, इसलिए ओवरऑल यहाँ पे नेट फील्ड कम हो जाती है। और पोलराइज होने के बाद डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बनता है, वो निकालते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, वो निकालते हैं ई नॉट और ई की रेशियो से। ई नॉट का मतलब इंटेंसिटी ऑफ द आउटसाइड मीडियम और ई इज द इंटेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक दैट मटेरियल। और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई होने पे क्या होता है? ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं, फिर ये कंडक्टर बनने लगते हैं, तो उसे कहते हैं इसमें ब्रेक डाउन आ गया। जब तक बॉन्ड नहीं टूटता है, बंधे होते हैं, भले ही गैप बढ़ जाए बट बंधे हुए हैं, तब तक ये डाइलेक्ट्रिक है।
बहुत ज्यादा अप्लाई करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, तो इसको कहेंगे इसमें ब्रेक डाउन आ गया। तो जितना मैक्सिमम फील्ड तक ये टूटे ना, इसमें ब्रेक डाउन ना आए, उसको कहेंगे इसकी डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जितना ये सह सकता है बाहरी फील्ड को। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मैंने डायलेक्ट्रिक पे करवाए। अब नेक्स्ट क्लास में डायलेक्ट्रिक स्लैब पे एक एप्लीकेशन कराऊंगा। इस सारे टॉपिक को अच्छे से करना, और आज कॉपी के नोट्स नहीं भेजूंगा, जो बोर्ड पे लिखा था वही नोट करना है। 2 पिक में भेजूंगा, जैसे जैसे बोर्ड पे लिखा है सब कुछ बोर्ड को ही देख के कॉपी में नोट करना है। ठीक है, थैंक यू।